नमस्कार साथियों, उपस्थित हैं आपके सामने हम यूपी टेट 2026 के लिए गणित विषय के वीडियो में। हम पढ़ेंगे संख्या पद्धति के कुछ टॉपिक जो छूट गए थे, तो उसको हम आज पूरा करेंगे। और जैसा कि लगभग हमने संख्या पद्धति खत्म कर दी थी, एक टॉपिक घातांकी भाग पर आधारित प्रश्न और एक शेषफल प्रमेय, ये दो टॉपिक आपके छूट गए थे। तो इससे जो कुछ महत्वपूर्ण सवाल पूछे जाते हैं तो इनको हम आज आपके सामने डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और वीडियो शुरू करने से पहले सबसे निवेदन करेंगे कि आज का जो वीडियो है सभी तक शेयर कर दीजिए, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग इसका फायदा उठा सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे घातांकीय भाग पर आधारित प्रश्न। क्या पढ़ेंगे? घातांकीय भाग पर आधारित प्रश्न। घातांकीय भाग पर आधारित प्रश्न, ठीक है। आज हम ये पढ़ेंगे और इनको किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे और किस तरीके से सवाल हमारी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं वो हम आपको बताएंगे। तो साथियों देखिए, इसके कुछ सूत्र होते हैं जिन्हें हम समझने का प्रयास करेंगे। जिसमें पहला जो सूत्र होता है a की घात n और b की घात n है, ठीक है। अगर इसमें क्या है, अगर इसमें जो घात n है वो क्या हो, विषम हो। क्या हो? विषम हो, ठीक है। तब हम क्या करते हैं कि इसका एक, तो इसका एक गुणनखंड, इसका एक गुणनखंड लिखते हैं a प्लस बी, ठीक है। a प्लस बी लिखते हैं जो कि इसका एक गुणनखंड होता है। ये आपको याद रखना है कि अगर इस तरीके से सवाल दिया हुआ है तो उसका एक गुणनखंड निश्चित रूप से क्या होगा, a प्लस बी होगा। अब इसके बाद जो दूसरा सूत्र है वो आप समझ लीजिए। अब इसको हम थोड़ा सा कैसे समझेंगे इसको भी देख लेते हैं। पहले इसको भी हम समझा देते हैं आपको। जैसे विषम के लिए क्या है, a क्यूब प्लस बी क्यूब दिया हुआ है, तो अब ये क्या होता है, a प्लस बी, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ये इसका क्या होता है, सूत्र होता है। और जैसा कि आप सामने देख रहे हैं कि इसके ये एक गुणनखंड है a प्लस बी, जो कि निश्चित रूप से है एक इसका गुणनखंड है। अगर हम अब बात करें दूसरे सूत्र की, अब यहां पर ये धन वाला है, अब इधर हम देखेंगे ऋण वाले सूत्र की, ठीक है। अब अगर इसमें n विषम हो, क्या हो, अगर इसमें n विषम हो, ठीक है, तब क्या होता है, तब इसका एक गुणनखंड, तब इसका एक गुणनखंड, तब इसका एक गुणनखंड क्या होगा, a माइनस बी होगा, ठीक है। ये आपको याद रखना है। मतलब अगर a की घात n प्लस b की घात n है और इसमें अगर n विषम है तो क्या होगा, एक गुणनखंड a प्लस बी निश्चित रूप से होगा। और अगर a की घात n माइनस बी की घात n है और इसमें n विषम है तब इसका एक गुणनखंड क्या होगा, a माइनस बी होगा। ये आपको याद रखना है। अब इसका अगर हम फॉर्मूला देखें उदाहरण के लिए, तो a क्यूब माइनस बी क्यूब, अगर हम ये देखें इधर से तो a माइनस बी हो जाएगा और इधर हो जाएगा a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए इसका एक गुणनखंड क्या हो गया, a माइनस बी, निश्चित रूप से ये हो गया। तो हमने ये दूसरा रूल इसका समझा। अब इसके बाद जो तीसरा रूल है वो हम समझते हैं। तीसरा रूल क्या है इसका, तीसरा रूल अगर हम देखें सी नंबर, अगर हम इधर से सी नंबर रूल देखें तीसरा वाला क्या कह रहा है, अब अगर a की घात n माइनस b की घात n है और n सम है, क्या है, n सम है, तब क्या होगा, ठीक है। तब इसके दो तब इसके दो गुणनखंड होंगे, तब इसके
दो गुणनखंड, तब इसके दो गुणनखंड a प्लस बी और a माइनस बी होंगे। अब इसको कैसे समझेंगे? इसको अब जब हम समझेंगे तो इसका एक फॉर्मूला समझ लीजिए छोटा सा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। इसका होता है ए माइनस बी और ए प्लस बी। ठीक है, तो आप देख रहे हैं इधर एक गुणनखंड ये हो गया और एक गुणनखंड ये हो गया, तो आपको ये याद रखना है। अब इससे सवाल हम देखेंगे कि सवाल इससे किस तरीके से बनेंगे। तो अगर हम सवाल देखते हैं, इसका पहला सवाल समझने का प्रयास करेंगे किस तरीके से बनेंगे। तो इसका एक सवाल है, संख्या क्या दी हुई है? संख्या आपके सामने दी हुई है 25 की घात 17 प्लस 11 की घात 17। ये सवाल है, निम्न में से किस संख्या से विभक्त होगा? निम्न में से किस संख्या से विभक्त होगा? ये आपके सामने सवाल है। तो इसे हम कैसे देखेंगे? तो देखिए, हमने बताया आपको ऊपर, क्या बताया कि अगर a की घात n लिखा हुआ है, ठीक है, a की घात n लिखा हुआ है और b की घात n लिखा हुआ है, और अगर बीच में क्या है, बीच में अगर इधर प्लस का चिन्ह लगा हुआ है, तो क्या होता है? तब इसका निश्चित रूप से एक गुणनखंड क्या होगा? a प्लस बी होगा। a की घात n प्लस b की घात n है, तब निश्चित रूप से एक गुणनखंड क्या होता है? a प्लस बी होता है। तो अब देखते हैं n इसमें क्या है? विषम ही तो है। n इधर क्या है? n विषम है ना? और अगर n विषम हो तब ये गुणनखंड है, तो n इसमें 17 विषम ही तो है, तो इसका एक गुणनखंड क्या हो जाएगा? बताओ आप। इसका एक गुणनखंड हो जाएगा 25 प्लस 11 है। क्या हो जाएगा? 25 प्लस 11 है। और जब 25 प्लस 11 एक गुणनखंड हो जाएगा, तो इसको जब हम जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 36 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 36 हो जाएगा। तो अगर हम इसको देखें, ठीक है, तो क्या इसका उत्तर हो जाएगा? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो जो ये संख्या है, जो ये संख्या दी हुई है, ये किससे विभाज्य होगी? 36 से विभाज्य होगी और 36 के सभी गुणनखंडों से विभाज्य होगी। किससे विभाज्य होगी? 36 से विभाज्य होगी और 36 के सभी गुणनखंडों से विभाज्य होगी। तो अगर हम इसका उत्तर लिखना चाहें तो किस तरीके से लिखेंगे? यह संख्या 36 एवं 36 के सभी गुणनखंडों से विभाज्य होगी। ठीक है, 36 एवं 36 के सभी गुणनखंडों से विभाज्य होगी। 36 एवं 36 के सभी गुणनखंडों से यह संख्या विभाज्य होगी। तो इस तरीके से इसका ये सवाल बनेगा। अब अगर हम देखें अगला सवाल किस तरीके से बन सकता है, अगर हम अगला सवाल देखें तो अगला सवाल है, निम्न में से कौन सी संख्या, ठीक है। अब देखिए इधर क्या है, इधर विकल्प दिए हुए थे, इसमें मैं आपको विकल्प भी बता देता हूं। ए विकल्प था 2, बी विकल्प था 3, सी विकल्प था 36 और डी विकल्प था सभी से। ठीक है, क्या था? डी विकल्प था सभी से। तो अब देखिए अगर हम इसे भी देखें तो 36 के गुणनखंड करेंगे, और जब 36 के गुणनखंड करेंगे तो देखिए 36 में 2 का भी भाग चला जाएगा तो 2 भी एक गुणनखंड होगा, 3 का भी भाग चला जाएगा तो 3 भी एक गुणनखंड होगा, और 36 से भी भाग चला जाएगा 36 में तो ये भी एक गुणनखंड होगा। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा डी नंबर। क्या हो जाएगा? डी नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। ऐसे ही हम अगला सवाल देखें तो अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है, निम्न में से कौन सी संख्या, निम्न
में से कौन सी संख्या, निम्न में से कौन सी संख्या 23 की घात 10 माइनस 2 की घात 10 को पूर्णतः विभक्त नहीं करेगी, को पूर्णतः विभक्त नहीं करेगी। ये हमें सवाल को ध्यान से देखना है कि क्या कह रहा है, कौन सी संख्या पूर्णतः विभक्त नहीं करेगी। तो नहीं में हमने गोला लगा दिया ताकि हमें सवाल को देखते रहें कि हमें सवाल में करना क्या है, क्योंकि ऐसा हो जाता है सवाल हम गलत पढ़ लेते हैं और उसका दूसरा उत्तर निकाल लेते हैं, है ना। तो हमें सवाल को बहुत ही ध्यान से देखना है। अब हम सवाल को सॉल्व करेंगे। विकल्प में आपके सामने है, ए विकल्प है 3, बी विकल्प है 5, सी विकल्प है 7 और डी विकल्प है 4। और डी विकल्प क्या है, 4। तो जब हम इस सवाल को सॉल्व करेंगे तो देखिए मैंने आपको बताया था कि अगर ए की घात n है, क्या है, ए की घात n है और बी की घात n है, जिसमें n क्या हो, सम हो, ठीक है, तब गुणनखंड कौन कौन से होंगे, एक हो जाएगा a माइनस बी और एक हो जाएगा a प्लस बी, ठीक है। तो अब यहां पर जब हम देखते हैं तो ये क्या है, समघात ही तो है, a की घात n, b की घात n, n क्या है, सम, 10 सम ही तो है। तो इसके गुणनखंड कौन कौन से हो जाएंगे, एक गुणनखंड हो जाएगा 23 माइनस 2, तो 23 माइनस 2 हो जाएगा 21, ठीक है, और एक हो जाएगा 23 प्लस 2, तो 23 प्लस 2 क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, 23 माइनस 2 हो गया 21 और 23 प्लस 2 हो गया 25, ठीक है। अब ये संख्या देखो 21 को तो पूर्णतः विभक्त करेगी, ठीक है, और 25 को भी 25 से भी पूर्णतः विभक्त होगी। ये संख्या 21 से भी पूर्णतः विभक्त होगी और 25 से भी पूर्णतः विभक्त होगी। और जब ये संख्या 21 से पूर्णतः विभक्त होगी तो इसके गुणनखंडों से भी तो पूर्णतः विभक्त होगी। और 21 के गुणनखंड कौन कौन से हो जाएंगे, अगर हम इसके गुणनखंड करेंगे तो 1 से भाग चला जाएगा, 3 से भाग चला जाएगा और 7 से भाग चला जाएगा और 21 से भी भाग चला जाएगा, कि नहीं चला जाएगा। तो ये इसके सभी गुणनखंड हो गए, ठीक है। और अगर हम 25 के गुणनखंड करें तो 25 के गुणनखंड हो जाएंगे 1, 5 से भी 25 में भाग जाएगा और 25 से भी 25 में भाग जाएगा, है ना। तो ये क्या हो गए, 25 के गुणनखंड हो गए। मतलब जो ये संख्या दी हुई है 23 की घात 10 माइनस 2 की घात 10, इसका क्या होगा, ये जितने भी गुणनखंड हैं इन सभी से विभक्त हो जाएगी। और अब हमें विकल्प में देखना है इनमें से कौन सा गुणनखंड नहीं विकल्प में दिया हुआ है, जो विकल्प में नहीं होगा वही इसका उत्तर होगा। तो देखिए 3 भी दिया हुआ है इधर, 5 भी दिया हुआ है इधर और 7 भी दिया हुआ है, क्या नहीं दिया हुआ है, 4। 4 ना तो 21 का गुणनखंड होता है ना तो 25 का गुणनखंड होता है, ठीक है। इस वजह से यह जो संख्या होगी 4 से पूर्णतः विभक्त नहीं होगी, है ना। जो ये संख्या होगी 4 से पूर्णतः विभक्त नहीं होगी, इस वजह से इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। आशा है सभी को ये सवाल समझ में आया होगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे अगले प्रश्न की, किसकी बात करेंगे, अगले प्रश्न की, कि किस तरीके से अब आगे आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं। अब हम देखेंगे एक सवाल है, तीसरा नंबर सवाल। सवाल कह रहा है 3 की घात 31 धन 3 की घात 32 धन 3 की घात 33 धन 3 की घात 34, ठीक है, ये कह रहा है। और विकल्प को जानने से पहले हम आपको कह दें सवाल में क्या पूछ रहा है, ये आपको बता दें, किस संख्या से विभक्त होगी, किस संख्या से विभक्त होगी, किस संख्या से विभक्त होगी, ये है सवाल, ठीक है। अब विकल्प में दिया हुआ है
ए विकल्प है 5, ठीक है, बी विकल्प है 11, सी विकल्प है 16 और डी विकल्प है 25। ठीक है, ये सवाल है आपके सामने। अब इसको कैसे हल करेंगे इसको हम देखते हैं। बहुत ही सरल सवाल है, इसको हल करने का तरीका हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम इसे लिख लेते हैं, 3 की घात 31 धन 3 की घात 32 धन 3 की घात 33 धन 3 की घात 34। ये हमने सवाल लिख लिया इधर। अब हम क्या करेंगे, इधर से देखेंगे तो 3 की घात 31 क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो अब हम देखेंगे तो इधर क्या बचेगा, 1 बचेगा, इधर 3 बचेगा कि नहीं बचेगा, क्योंकि 3 की घात 1 और 3 की घात 1 का मान क्या होता है 3, 3 की घात 2 बचेगा, इधर 3 की घात 3 बचेगा। जब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये 3 की घात 31 हो गया, ठीक है, और इधर क्या हो जाएगा, इधर इसको अभी ज्यों का त्यों लिखे रहने देते हैं। इसके बाद 3 की घात 2 क्या हो जाएगा 9 और 3 की घात 3 हो जाएगा 27। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। जब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये 3 की घात 31 को हम ज्यों का त्यों रहने देते हैं। इसके बाद इनको जोड़ेंगे तो 3 1 4 4 9 13 और 27 और 13 जब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 40। मतलब इसके दो गुणनखंड आए, एक 3 की घात 31 और एक 40। ठीक है, तो विकल्प में क्या दिया हुआ है, विकल्प में दिया हुआ है 5 11 16 और 25। मतलब इसमें तो कोई विकल्प नहीं मिल रहा है। अब हम क्या करेंगे, तो देखिए इधर जब हम देखते हैं तो इसका एक गुणनखंड क्या है 40। ठीक है, जब 40 एक गुणनखंड है तो जो ये संख्या या सवाल लिखा हुआ है ये 40 के सभी गुणनखंडों से विभक्त होगा, है ना। जब 40 के सभी गुणनखंडों से विभक्त होगा तो अब गुणनखंड करने का तरीका क्या होता है हम आपको बता दें, क्योंकि हम बार बार इधर संख्या लिख दे रहे हैं तो एक बार हम तरीका भी आपको बताएंगे। सबसे पहले 2 से भाग देते हैं तो इधर आ जाएगा 20, फिर इधर 2 से भाग देंगे तो इधर आ जाएगा 10, फिर इधर 2 से भाग देंगे तो इधर आ जाएगा 5। ठीक है, और इधर फिर 5 से भाग देंगे तो इधर आ जाएगा 1। ठीक है, तो अब इसके गुणनखंड कौन कौन से हो गए, अगर हम गुणनखंड देखें तो इधर गुणनखंड हो गए 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5। अब हम इसके गुणनखंड निकालेंगे तो सबसे पहला गुणनखंड तो 1 ही हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1। 1 के बाद दूसरा क्या हो जाएगा 2, क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। फिर इसके बाद 2 का गुणा इससे कराएंगे तो 4 हो जाएगा, है ना। फिर इससे कराएंगे तो 8 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। फिर 8 के बाद जब हम देखेंगे तो 5 का गुणा अगर 2 से कराएंगे तो 10 भी हो जाएगा, है ना। इसके बाद 10 का गुणा अगर 2 से कराएंगे तो 20 भी हो जाएगा एक गुणनखंड, और 20 के बाद ये गुणनखंड 40 भी हो जाएगा, है ना। मतलब इनमें से जितने भी गुणनखंड है जो भी विकल्प में दिया होगा वही इसका उत्तर हो जाएगा। और एक गुणनखंड इधर 5 भी है ना, तो इधर एक गुणनखंड क्या हो जाएगा 5 भी हो जाएगा। इधर 4 के बाद क्या हो जाएगा एक गुणनखंड इसका 5 भी हो जाएगा। तो ये हमें ध्यान रखना है। तो जितने भी गुणनखंड इसके दिए हुए हैं इनमें से अगर कोई विकल्प में है वही इसका उत्तर हो जाएगा। तो इधर देखिए 5 एक गुणनखंड होगा कि नहीं होगा, इधर ये दिख रहा है, इधर भी ये दिख रहा है आपको 5। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा ए, मतलब यह जो संख्या है ये 5 से विभक्त हो जाएगी। किससे विभक्त हो जाएगी 5 से विभक्त हो जाएगी। आशा है सभी को ये सवाल समझ में आया होगा। और अब हम आगे देखेंगे शेष फल प्रमेय के सवालों को। किसके सवालों को, शेष फल प्रमेय पर आधारित सवालों को अब हम देखेंगे कि किस तरीके से हम सवालों को हल करेंगे। तो आगे देखते हैं हम शेष फल प्रमेय पर आधारित सवाल क्या देखेंगे। शेष फल प्रमेय पर प्रश्न। अब शेष फल प्रमेय पर किस तरीके से प्रश्न बनेंगे इसको हम आगे समझेंगे। तो हम आपको बताते हैं कि शेष फल प्रमेय से किस तरीके के प्रश्न बनेंगे। तो सबसे पहले तो एक फॉर्मूला हमें याद रखना है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन
शेषफल। ठीक है, ये फॉर्मूला हमें याद रखना है। और इसी में एक चीज है शेषफल। क्या है? शेषफल, जिसके बारे में हमें पढ़ना है, इस वजह से हमने आपको ये फॉर्मूला बताया। इसमें आप देख रहे हैं यहाँ ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है इधर शेषफल। क्या लिखा हुआ है? शेषफल। इसी को हमें समझना है और इसी पर आधारित हमें प्रश्न हल करने हैं। किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं वो हम आपको बताएंगे। देखिए, अगर हम सबसे पहले टाइप की बात करें प्रश्नों में, अगर हम सबसे पहले टाइप की बात करें, फर्स्ट टाइप की, किस तरीके का सवाल बनेगा इसमें, तो एक सवाल दिया हुआ है 38 की घात 40। क्या दिया हुआ है? 38 की घात 40 को 37 से भाग देने पर, किससे? 37 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा? से भाग देने पर शेषफल क्या होगा? ठीक है, अब इस सवाल को हम कैसे हल करेंगे, हम आपको बता देते हैं कि जब इस तरीके के सवाल होते हैं तो हम क्या करते हैं, इन सवालों को हल करने के लिए हम लोग देखते हैं कि भाजक और भागफल में कितना अंतर है, और हम ऐसा भाजक रखते हैं, ऐसा गुणज रखते हैं भाजक का कि उस संख्या के निकट हो। ठीक है, जो कि वास्तविक संख्या है उसके निकट हो। जैसे कि इसमें पहले से ही जो संख्या दी हुई है, वास्तविक संख्या, इधर 38 की घात 40 दी हुई है। ठीक है, और इधर क्या हो जाएगा, 37 से भाग दिया जा रहा है। तो अब चूंकि 37 ऑलरेडी 38 के सबसे निकट है ना, तो हमें अब वो संख्या रखने की जरूरत नहीं है। ये साधारण सा सवाल है। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, 38 कितना ज्यादा है? 1 ज्यादा है। ठीक है, तो अब हम इधर क्या करेंगे, 38 जब 1 ज्यादा है तो हम केवल 1 को इधर रखेंगे और 1 की घात 40 रख देंगे। क्यों? जब हम 37 से भाग देते हैं 38 में तो एक बार जाता है, तो एक ही तो शेषफल बचता है। जो शेषफल बचता है उसी की हम घात इधर रख देते हैं। जब उसी की घात हम रखेंगे तो एक की घात चूंकि 40 है और 40 है सम संख्या, तो कोई भी सम संख्या होती है और एक की घात में होती है तो हमेशा क्या आता है उत्तर, उसका उत्तर एक ही आता है। ठीक है, तो एक की घात में में कितनी भी घात चढ़ी हो, एक में कितनी भी घात चढ़ी हो, अगर वो धनात्मक हो तो उसका उत्तर कितना आएगा? एक ही तो आएगा, है ना। तो ये हो गया फर्स्ट टाइप का सवाल। अब हम बात करेंगे सेकेंड टाइप के सवाल की, सेकेंड टाइप का किस तरीके से सवाल बनेगा। अब हम सेकेंड टाइप के प्रश्न देखेंगे कि सेकेंड टाइप के प्रश्न किस तरीके से बनेंगे। देखते हैं सेकेंड टाइप का प्रश्न। सेकेंड टाइप का प्रश्न है 56 की घात 90। क्या है? 56 की घात 90 को 57 से भाग देना है। किससे भाग देना है? 57 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा? भाग देने पर शेषफल क्या होगा, ये प्रश्न है। अब इसको हम कैसे हल करेंगे, इसको हम देखते हैं। बिल्कुल सरल सवाल है। हमने बताया कि निकटतम देखते हैं हम, तो 56 की घात है 90 और भाग में क्या है 57, भाजक क्या है इधर 57 है। अब हम देखेंगे पिछले सवाल में क्या था, एक ज्यादा था, अब इधर क्या है, एक कम है। तो अगर हम 57 से 56 में भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, -1 ही तो होगा शेषफल। जब इधर हम देंगे तो क्या हो जाएगा, -1 होगा कि नहीं होगा। तो अब इधर जो शेषफल होगा, या 56 में जब हम 57 घटाएंगे तो क्या आएगा, -1 ही तो आएगा ना। तो जब -1 है इधर, तो -1 की घात क्या हो जाएगी 90, और माइनस में अगर संख्या दी हुई है और घात सम है तो उसका जो उत्तर आएगा वो हमेशा प्लस में आएगा। तो -1 की घात 90 है तो आएगा तो एक ही, चूंकि संख्या एक है, घात कितनी भी हो। लेकिन अब माइनस लगा हुआ है तो हम सम और विषम भी देखेंगे घात में। तो जब माइनस लगा है और इधर सम संख्या दी हुई है तो कितना उत्तर आएगा, प्लस में आएगा, वो भी एक आ जाएगा। आशा है
सभी को ये सवाल समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं तीसरे टाइप का सवाल, किस तरीके से तीसरे टाइप का सवाल बनेगा। ये सवाल आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। थर्ड टाइप सवाल देखते हैं, इस तरीके का सवाल बन सकता है। तो थर्ड टाइप हम देखेंगे, तो थर्ड टाइप कह रहा है 25 की भाग 35 को, 25 की घात 35 को 13 से भाग देने, 13 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। भाग देने पर शेषफल क्या होगा, ये सवाल है आपके सामने। ठीक है, इसको कैसे हल करेंगे देखते हैं। तो अब देखिए, अब जब हम इसको लिखेंगे इस तरीके से 25 की घात 35 और 13 से भाग देंगे इसमें, तो अब तो ये 13 बहुत कम है 25 से। तो हमने आपको पहले सवाल में बताया था कि क्या करते हैं, जो वास्तविक संख्या है तो भाजक का जो गुणज रखते हैं हम, वो वास्तविक संख्या के सन्निकट वाली संख्या रखते हैं। तो जब हम इधर देखेंगे तो वास्तविक संख्या क्या है, इधर 25 है। क्या है वास्तविक संख्या 25, ये क्या है वास्तविक संख्या है ना, जिसकी हमें घात को हल करना है ना, ये वास्तविक संख्या है। अब 13 का एक गुणज होता है, क्या होता है 26, क्या होता है 26। और अगर 26 को देखें तो 26 क्या हो जाएगा 25 के सबसे निकट हो जाएगा। क्या हो जाएगा 26 25 के सबसे निकट हो जाएगा। तो अगर हम इसको रखें सवाल में अगर हम इधर रखेंगे तो क्या हो जाएगा 25 बटे 26 है ना, और इधर 35। ये ट्रिक है सवाल को हल करने की। तो अब देखेंगे 26 और 25 में कितना अंतर है, 26 ज्यादा है और 25 कम है। तो अगर हम 25 में 26 घटाएंगे तो -1 आएगा, है ना, -1 ही तो करना पड़ेगा, तब तो 25 आएगा। 26 से जब भाग देंगे 25 में, आएगा कि नहीं आएगा, आ जाएगा। तो अब -1 की घात हम 35 करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे -1 की घात 35 हम करेंगे। और जब -1 की घात हम 35 करेंगे तो इसका उत्तर आएगा क्या -1, क्योंकि घात क्या है विषम है ना, इधर है ऋणात्मक, है कि शेषफल कभी भी ऋणात्मक नहीं होता। क्या है, शेषफल कभी ऋणात्मक नहीं होता, शेषफल कभी ऋणात्मक नहीं होता। अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो शेषफल कभी ऋणात्मक नहीं होता है तो हम इसमें क्या करते हैं, तो जो भाजक होता है उससे इस तरीके से सॉल्व कर लेते हैं, इसे ऋणात्मक शेषफल को घटाकर, और ये इसका उत्तर आ जाएगा। तो अब देखिए इसका उत्तर क्या आ गया 12, क्या आ गया 12, मतलब इसका जो शेषफल आ रहा है वो 12 आ रहा है। इस सवाल का उत्तर क्या हो जाएगा 12, ये आपको याद रखना है। तो इस तरीके से जो शेषफल प्रमेय पर आधारित जो महत्वपूर्ण सवाल जो टीटी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, जो हमें लगता है कि ये सवाल पूछा जा सकता है, वो हमने आपके सामने रखने का प्रयास किया और आपको सामने बताने का प्रयास किया इस तरीके के सवालों को। एक टाइप और है, वो भी हम देखेंगे, इसके बाद इस वीडियो को खत्म करेंगे, क्योंकि अब लगभग हमने आपको ये सवाल बता दिए हैं और योग से संबंधित कुछ हम आपको सूत्र बताएंगे। अगर उनसे सवाल पूछा जाता है तो उन सूत्रों का प्रयोग कर हम उन सवालों को सॉल्व कर लेंगे। तो देखते हैं, तो चौथा टाइप है वो क्या है सवालों में, फोर्थ टाइप क्वेश्चन जो होगा वो क्या होगा। तो देखिए सवाल है 5 की घात 500, क्या है 5 की घात 500 को 500 से भाग देने पर, को 500 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। भाग देने पर शेषफल क्या होगा, सवाल ये है आपके सामने। इसको किस तरीके से हल करेंगे देखते हैं। तो देखिए ये क्या लिखा हुआ है 5 की घात 500, तो इसको हम इस तरीके से लिख लेंगे। ठीक है, और अगर हम अब इसे तोड़ने का प्रयास करें तो इसे क्या लिख सकते हैं
5 की घात 3 गुणे 5 की घात 497। क्या लिख सकते हैं? इस तरीके से लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते? और इधर क्या लिख दिया हमने? 500। और 500 को भी अगर हम इधर तोड़ दें, 500 को भी अगर हम तोड़ें तो इसे क्या लिख सकते हैं? 125 गुणे 4। तो ये क्या हो गया? 500। ये भी हो गया। इसको आगे सॉल्व करें तो 5 की घात 3 गुणे 5 की घात 497। अब 125 को क्या लिख सकते हैं? 5 की घात 3 गुणे 4, है ना? अब इधर से ये कट जाएगा। अब क्या बचा? 5 की घात 497 बटे 4, यही तो बचा। 5 की घात 497 बटे 4। और इस तरीके के सवाल मैंने आपको ऊपर बताए हैं कि कैसे हल होंगे। क्योंकि एक ज्यादा है तो इधर क्या हो जाएगा? 1 की घात 497 हो जाएगा। और जब 1 की घात 497 करेंगे तो इसका उत्तर हमेशा क्या आएगा? 1। क्या आएगा? अब इधर क्या है? इधर जब हम देखेंगे वास्तविक शेषफल, ठीक है, जब हम वास्तविक शेषफल देखेंगे इस सवाल में, तो वास्तविक शेषफल क्या हो जाएगा? हमने चूंकि क्या था, इसको 5 की घात 3 से काटा था। किससे काटा था? 5 की घात 3 से काटा था। काटा था कि नहीं काटा था? तो जब हम वास्तविक शेषफल प्राप्त करेंगे तो 5 की घात 3 का इससे गुणा कर देंगे। क्या करेंगे? 5 की घात 3 का इससे गुणा कर देंगे तो 5 की घात 3 का मान होता है 125। क्या होता है? 125। तो इसका वास्तविक शेषफल क्या हो जाएगा? 125 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वास्तविक शेषफल हो जाएगा 125। ठीक है। तो इस तरीके से हमने जो ये शेषफल प्रमेय पर आधारित प्रश्न थे, इनको हमने हल किया और आपके सामने रखने का प्रयास किया। अब हम देखेंगे योग से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सूत्र जो आपसे पूछे जा सकते हैं, जिनसे संबंधित सवाल आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। इनको हम देखकर इसके बाद वीडियो को समाप्त करेंगे। योग से संबंधित महत्वपूर्ण सूत्र। यहाँ से सवाल चूंकि हमेशा बनते रहते हैं तो ये बताना जरूरी है। तो सबसे पहला सूत्र है प्राकृतिक संख्याओं का योग। ठीक है। क्या है? प्राकृतिक संख्याओं का योग। अगर पूछ रहा है प्राकृतिक संख्याओं का योग, अगर पूछ रहा है प्राकृतिक संख्याओं का योग। अब प्राकृतिक संख्याएं जो हम गिनने में यूज करते हैं वही तो प्राकृतिक संख्याएं हैं। ठीक है। तो इनके लिए सूत्र होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है। चूंकि प्राकृतिक संख्याएं क्रम से अगर लिखी हैं तो समांतर श्रेणी में होगी। समांतर श्रेणी का मतलब उनका सार्वांतर समान होगा। और जब सार्वांतर समान होगा तो हम ये फॉर्मूला लगाकर उनका योग या पता कर लेते हैं। एक फॉर्मूला और होता है n/2 a प्लस l। ठीक है। इसमें ये क्या है? प्रथम पद मतलब पहली संख्या, और ये क्या है? अंतिम पद मतलब अंतिम संख्या। ठीक है। और n है कुल संख्या कितनी है। ठीक है। कुल पद। ठीक है। कुल पद कितने हैं? तो ये आपको इस तरीके से हम इसको हल कर लेंगे। सवाल को अगर पूछा जाता है तो पहला पद रख के, अगर हमें सवाल में दिया हुआ पहला पद और अंतिम पद और कुल संख्याएं बता रहा है तो ये फॉर्मूला लगा के हम हल कर लेते हैं। और अगर केवल संख्याएं दिए हुए हैं तो फिर हम क्या करेंगे? सार्वांतर निकाल लेंगे और कुल पद जो दिए हुए हैं और प्रथम पद से सवाल को हल कर लेंगे। अब हम देखेंगे अगर हमें अंतिम पद और प्रथम पद दिया हुआ है तब हम सवाल कैसे? क्या है? अंतिम पद और प्रथम पद और सार्वांतर दिया हुआ है। यदि अंतिम पद l, प्रथम पद a, सार्वांतर
डी और कुल पदों की संख्या n और कुल पदों की संख्या n ज्ञात हो तो हम कौन सा सूत्र लगाएंगे, तो भी हम देख लें इधर कौन सा सूत्र लगाएंगे। तब हम लगा देंगे L बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये सूत्र लगाकर हम सवाल को हल कर लेंगे। और अगर कुल पद पूछ रहा है तो बस यही लगा देंगे। अब इसमें आपसे अगर सवाल देखें तो पूछ सकता है प्रथम 120 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योगफल बताइए, है ना। अगर हम जैसे देख लें एक सवाल एग्जाम्पल देख लें, इसका उदाहरण एक कि प्रथम 120 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योगफल बताइए। प्राकृतिक संख्याओं का योगफल बताओ, ये सवाल आपसे पूछ लिया जाए तो क्या करोगे। अब या तो एक एक करके पूरे प्राकृतिक संख्याएं जोड़ो आप 1 से लेकर 120 तक, है ना। और नहीं तो दूसरा तरीका इसका ये है कि आप ऐसा करो कि 1 2 3 4 इस तरीके से लिख के और लास्ट में क्या लिखोगे 120 लिख लो, है ना। अब हमें क्या है देख इस संख्या का अगर हम देखें, देखिए प्रथम पद मालूम है ना, ये है प्रथम पद, ठीक है। और ये है अंतिम पद, ये क्या है अंतिम पद। प्रथम पद को हमने बताया a, अंतिम पद को बताया l। और इनका सार्वांतर जब निकालते हैं तो जो दूसरी संख्या होती है उसको पहली संख्या से उसके जस्ट पहले वाली संख्या से घटा देते हैं और सभी में समान होना चाहिए, है ना। जब सार्वांतर निकालेंगे d तो 2 में 1 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा। चेक करने के लिए 3 में 2 घटाएंगे तो भी 1 आ जाएगा, 4 में 3 घटाएंगे तो भी 1 आ जाएगा। मतलब सार्वांतर क्या है एक ही है ना सब में, है ना। तो d का मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब जब हम सवाल को हल करेंगे तो हम क्या करेंगे, जब हम योग निकालेंगे तो अब हम सीधे वही वाला फॉर्मूला लगा देंगे, कौन सा कुल योग वाला n/2 a प्लस l, ठीक है। सार्वांतर की भी जरूरत नहीं है। हाँ अगर हमें वो वाला लगाना है तो सार्वांतर वाला भी लगा सकते हैं, क्या n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इससे भी हम योग निकाल सकते हैं और इससे भी हम योग निकाल सकते हैं, क्योंकि देखिए कुल पदों की संख्या भी मालूम है, प्रथम पद भी मालूम है, सार्वांतर भी मालूम है, तो इससे सवाल हल हो जाएगा। और अगर सरल तरीके से हल करना है तो हम क्या करेंगे, हम ये वाला फॉर्मूला लगा लेंगे n/2 a प्लस l, तो हमारा जो टाइम है वो भी बच जाएगा और सवाल भी सरल सरल तरीके से हल हो जाएगा, है ना। तो ये था प्राकृतिक संख्याओं के योग पर जो सूत्र थे वो हमने आपको बताया, इन पर सवाल कैसे बनेगा। अब इसके बाद प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों पर आधारित क्या है, आपसे पूछ सकता है जो योग पर आधारित प्रश्न है सेकेंड टाइप में, अगर प्राकृतिक संख्याओं का वर्ग दिया हो उन पर आधारित हो। प्राकृतिक संख्याओं के वर्ग पर आधारित तब हम फॉर्मूला क्या लगाएंगे, ठीक है। तब हम फॉर्मूला लगाएंगे वर्गों का योगफल, क्या लगाएंगे ये हमें याद रखना है, वर्गों का योगफल बराबर n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6, ठीक है। ये फॉर्मूला हमें याद रखना है। और इसमें n क्या है, जहां कुल पदों की संख्या है, n क्या है कुल पदों की संख्या, n है कुल पदों की संख्या। तो अगर आपसे पूछ रहा है सवाल तो आपको इस तरीके से हल कर देना है। कोई भी सवाल पूछे आपसे, है ना, वर्गों पर आधारित, तो ये हमें फॉर्मूला लगा देना है, ठीक है। अब इसके बाद हम देखेंगे घनों पर आधारित,
किस पर आधारित? घनों पर आधारित। अब हम देख लेंगे थर्ड टाइप। प्राकृतिक संख्याओं के घनों पर आधारित। इस तरीके के प्रश्न कैसे पूछे जा सकते हैं? इनके लिए फॉर्मूला क्या होगा ये हम देख लेंगे। तो इनके लिए फॉर्मूला होता है घनों का योगफल बराबर n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला लगाकर हम सवाल को हल कर लेंगे। तो इस तरीके से जो ये घनों पर आधारित सवाल हैं ये हल हो जाएंगे, जहां पर n क्या है? कुल पदों की संख्या है। क्या है? कुल पदों की संख्या है, जो कि सवाल से हम निकाल लेते हैं कि कितने सवाल में पद दिए हुए हैं। तो इस तरीके से हमने साथियों जो संख्या पद्धति पर आधारित सभी प्रकार के जो कॉन्सेप्ट थे वो हमने आपको बता दिए हैं। अब आशा है कोई भी सवाल यहाँ से आपका टीटी परीक्षा में अगर पूछा जाता है तो वो छूटेगा नहीं, और इन पर आधारित हमने जो आपके PYQs हैं वो भी हमने आपको बता दिए हैं। तो अब हम अगले वीडियो में आपको गणित विषय के नए टॉपिक के साथ में उपस्थित होंगे। तो सभी लोग अपना ध्यान रखें, अपनी तैयारी बनाए रखें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।